नमस्कार। लर्निंग विथ बीकेएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पटवार का जो एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें जो गणित के प्रश्न आए थे और रीजनिंग के प्रश्न आए थे उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। तो 85वां जो प्रश्न है वह दिया हुआ है कि प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के लिए उपरोक्त संख्या का चयन कीजिए। ये प्रश्न है। तो यहाँ पर एक के बाद में 2 आ रहा है, 2 के बाद में 4 आ रहा है, 2 के बाद में 2 ही आ रहा है, 2 के बाद में 4 आ रहा है, 4 के बाद में 8 आ रहा है। तो 8 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, उस प्रश्नवाचक की जगह हमको संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर 1 को 2 से गुणा किया तो 2 आया। सिमिलरली 2 को 2 से गुणा किया, यहाँ पर गुणा हो रहा है तो 4 आया। फिर वैसा का वैसा 2 को 4 से गुणा किया तो 8 आया। तो ऐसा का ऐसा 4 को जब 8 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 32। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 32। तो रीजनिंग से संबंधित प्रश्न था जो कि हम इस प्रकार से करेंगे। अगला जो प्रश्न है वो ऑड मास का नियम से संबंधित है, देख लेते हैं। 48 माइनस 12 गुणा 3 प्लस 9, 12 माइनस 9 डिवाइड बाय 3 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम बॉड मास का नियम लगाएंगे। बॉड मास का नियम ये कहता है कि सबसे पहले वो भाग और गुणा किया जाता है, फिर जोड़ और बाकी की जाती है। तो यहाँ पर ऐसा कैसे करेंगे, 48 माइनस 12 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 36 प्लस 9 और अपॉन नीचे हो जाएगा 12 माइनस 9 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48 में से 36 को घटाएंगे तो 12 रहेगा, 12 और 9 ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21 और नीचे 12 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये 3 से इसको काटेंगे तो ये 7 बार कटेगा और यहाँ पर 3 बार कटेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 7/3 होगा। 7/3 इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि यदि 52, 53, 63, x 41, 78, 78, 26 का औसत 26 है, 52 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो जब कभी भी औसत का मान हमको ज्ञात करना होता है तो उस कंडीशन में है वो हम इस प्रकार से इसको करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो वो औसत बराबर क्या होता है, औसत इक्वल टू होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग यहाँ पर कितना है, औसत तो है वो तो दिया हुआ है 52 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 52। प्रेक्षणों का योग यानी सबका योग, तो अब जब हम इस सबका योग करेंगे तो 3 और 3 6, 7, 7 और 8 हो जाएगा 15, 15 और 6 21, 21 हो जाएगा। असल की 2, असल की 2, तो यानी 4, 4 और 7 हो जाएगा 11, 11 और 4 हो जाएगा 15, 15 और 6 21 हो जाएगा, 21 और 5 हो जाएगा 26। तो यहाँ पर ये आ जाएगा और प्लस का x है, ये तो ऐसा कैसा आएगा, और अपॉन डिवाइड कितने फ्रैक्शन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 फ्रैक्शन है तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे और वज्र गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 261 प्लस x बराबर, अब 52 को जब हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, असल की 1, 6 पंजे 30 और 1 31, तो ये हो जाएगा 312। तो x का मान हो जाएगा 312 माइनस 261, यानी ये जो मान आएगा वो आएगा 39। यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं, 312 माइनस 261 तो ये 1 और यहाँ पर आ जाएगा 4 और 1 5 और 0 51, क्या जाएगा 51। तो x का मान हो जाएगा 51, यानी यहाँ पर जो 51 उत्तर है वो सही है, x का मान है वो 51 है। अगला प्रश्न है वो साझा से संबंधित है, पार्टनरशिप से संबंधित है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो, प्रश्न ये कह रहा है इसमें हमको कि यदि 53 रुपए को 3 व्यक्तियों में बांटना है। देखो, सबसे पहले है P, Q और R, 3 व्यक्तियों में बांटना है। 53 रुपए को 3 व्यक्तियों में बांटना है और कहा हुआ है कि 53 की धनराशि को P, Q, R के बीच में इस प्रकार से बांटा गया कि P को Q से 7 रुपए ज्यादा मिले और Q को R से 8 रुपए ज्यादा मिले, तो उसके अंश का अनुपात बताना है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो सबसे जो अंतिम जो संख्या है उसको हम x मानेंगे। उसको क्या मानेंगे, x या कोई भी चर राशि मान लेंगे। अब ये कहा है इसमें Q को R से 8 रुपए ज्यादा मिलते हैं, इस Q को है वो R से 8 रुपए ज्यादा मिलते हैं यानी x प्लस 8। इसके बाद में P को Q से 7 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो P को Q से, मतलब Q को तो कितना मिल रहा है
और इससे 7 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, यानी कुल मिलाकर है x प्लस 15 रुपए मिल रहा है। अब तीनों को कितने रुपए मिल रहे हैं? 53 रुपए मिल रहे हैं, यानी तीनों का जो योग है वो 53 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 15 प्लस x प्लस 8 प्लस x बराबर में हो जाएगा 53। जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 15 और 8 हो जाएगा 23। क्या हो जाएगा? 23 बराबर में है 53। तो 3x बराबर है 53 माइनस 23, यानी 3x बराबर 0 और 3, यानी x का मान आ जाएगा 10 आ जाएगा। x का मान क्या आएगा? 10। अब हम तीनों का अनुपात पूछा गया है, तो p का अनुपात कितना होगा? x का मान जब हम 10 रखेंगे यहाँ पर तो 10 प्लस 15 यानी p q और r, 10 प्लस 15 यानी 25 हो जाएगा। q का अनुपात है, q को 10 प्लस 8 यानी 18 हो जाएगा यहाँ पर, और r का अनुपात है वो तो 10 ही होगा। तो इस तीनों में से कौन सा ऑप्शन है वो सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। बी उत्तर है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 89वां प्रश्न। 89वां प्रश्न ये है कि दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात। प्रश्न में ये कहा गया है कि दो शंकु है जिसकी ऊंचाई का जो अनुपात है वो किस प्रकार से देखो, दो शंकु है जिसकी ऊंचाइयों का जो अनुपात है, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं h1 अनुपात h2, ये अनुपात दिया हुआ है 1 अनुपात 3 दिया हुआ है, और उसकी जो त्रिज्या है उसका जो अनुपात है वो दिया हुआ है 3 अनुपात 1 दिया हुआ है। तो हमको उसके आयतनों का अनुपात बताना है। किसी भी शंकु के जो आयतन होते हैं, आयतन का जो सूत्र होता है वो पाई r1 स्क्वायर h1 और अपॉन 3 अनुपात पाई r2 स्क्वायर h2 अपॉन 3, ये सूत्र होता है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। r1 का मान है वो क्या दिया हुआ? 3 दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और h1 का मान है वो कितना दिया हुआ? 1, और यहाँ पर ऐसा कैसा r2 का मान है वो कितना दिया हुआ? 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और h2 का मान है वो 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 9 अनुपात 3, यानी 3 अनुपात 1, 3 अनुपात 1। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 3 अनुपात 1। तो इसका जो उत्तर होगा तो 3 अनुपात 1 होगा, 3 अनुपात 1। तो ये 3 अनुपात 1 किसमें है? ए वाला ऑप्शन है वो सही है। इसका जो सही उत्तर होगा वह 3 अनुपात 1 होगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर का जो प्रश्न है इसके बारे में देखते हैं। 90 नंबर का जो प्रश्न है इसके बारे में हम देखते हैं। 90 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है हमको कि जैसे अनिल अपनी मासिक आय, अनिल है वो अपनी मासिक आय है वह अपनी आय का 84% व्यय कर लेता है। कितना व्यय करता है? 84% व्यय कर लेता है। माना कि उसकी जो मासिक आय है वो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में है, हमको मानना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम माना अनिल की जो मासिक आय है वह दी हुई है 100 रुपए। इसके बाद में कह रहा है कि वो व्यय करता है। कितना व्यय करता है? व्यय करता है 84 रुपए। तो इसके बाद में व्यय करने के बाद में अब इसके बाद में बचत कितनी हुई? तो बचत हुई यहाँ पर 100 में से 84 को घटाएंगे तो ये आएगा 16। अब वास्तविकता जो बचत है वो 24 रुपए है। कितनी है? 24 रुपए है। तो हमको अनिल की मासिक आय बतानी है, तो यहाँ पर हमने प्रतिशत के रूप में इसकी मासिक आय क्या मानी है? 100। ऊपर लिखेंगे 100 और नीचे लिखेंगे, अब दिया क्या हुआ है? बचत दी हुई है 24 रुपए दी हुई है, अब प्रतिशत में कितनी है? 16, तो यहाँ पर 16 लिखेंगे, और वो का वो इसके क्रॉस में लिख लेंगे। जो यहाँ पर बचत प्रतिशत में दी हुई है, जो रुपए में दी हुई है, ये यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको 8 से गुणा डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। अब यहाँ पर इसको 2 से भाग करें 50 आ जाएगा, 50 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 150। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 150 होगा। 150 रुपए की मासिक आय है उसकी, 150 रुपए की मासिक आय है, और उसके बाद में वो 24 रुपए वो बचाता है। इस प्रकार से ये प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 91वां प्रश्न। क्या कहता है? 4.5 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 450 रुपए की राशि को 81 का लाभ पाने के लिए कितना समय लगेगा? मतलब इसमें पूछा क्या गया है? इसमें हमको पूछा गया है, देखो प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया हुआ है हमारे पास में 250, रेट दी हुई है 4.5, टाइम हमको ज्ञात करना है, और SI यानी साधारण ब्याज है वो दिया हुआ है हमारे पास में 81 रुपए दिया हुआ है। तो साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। साधारण ब्याज का सूत्र होता है P गुणा T गुणा R बटे 100, और बराबर में होता है SI।
अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p का मान है वो तो दिया हुआ है 250, t का मान हमको ज्ञात करना है, r का मान है ये कितना दिया हुआ है, r का मान 4.5 दिया हुआ है, डिवाइड में कितना है 100 और बराबर में है SI का मान है वो कितना दिया हुआ है 81। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो को कैंसिल कर दिया, यहाँ पर इसको पॉइंट को हटाया तो यहाँ पर एक और जीरो आ गया है, 10 आ गया, तो t का मान है वो आ जाएगा 81 गुणा 10 और यहाँ पर एक और जीरो है, अब नीचे है वो आ जाएगा 45 गुणा 45। अब जब हम इसको सरल करेंगे तो 9 में 81 में 9 बार जाएगा, इसमें जाएगा 5 बार जाएगा, इसमें इसको भाग देंगे तो 20 बार जाएगा और इस प्रकार से जब हम पूरा इसको सरल करेंगे तो ये आएगा 4 वर्ष आएगा। कितना आएगा 4 वर्ष। तो 4 वर्ष के लिए उन्होंने 250 रुपए है वो ब्याज पर दिए थे। इसका जो सही उत्तर होगा वो 4 होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमको ये दिया हुआ है कि निश्चित, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक निश्चित राशि पर है और 10% कितना 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 52 रुपए है, तो हमको राशि बतानी है कि राशि कितनी है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है और पूछा जाता है, ब्याज के मूलधन पूछा जाता है और 2 वर्ष का, केवल 2 वर्ष का ही पूछा जाता है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यदि दिया हुआ होता है, उस कंडीशन में इसका एक सूत्र होता है, वो होता है P गुणा, यहाँ पर आता है R बटा 100 और स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर जो अंतर है, यानी किसका अंतर है, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है, ये सूत्र लगाएंगे। तो P का मान तो हमको ज्ञात करना है, R का मान है ये 10 दिया हुआ है और बराबर में कितना है, बराबर में है 52। जब हम इसको सरल करेंगे तो P का मान आ जाएगा 10 का वर्ग है वो 100 हो जाएगा, तो 100 को 52 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 5200। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 5200 होगा। तो इस प्रकार का जो सूत्र है वो केवल और केवल 2 वर्ष के लिए लागू होता है और जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है वो दिया हुआ होता है, उस कंडीशन में इस सूत्र लगाएंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 12 बंदर है वो 12 मिनट में है 12 केले खा सकते हैं। प्रश्न ये दिया हुआ है कि जो 12 बंदर है वो 12 मिनट में है 12 केले खा सकते हैं। तो 4 बंदर है वो 4 केले हैं वो कितने मिनट में खाएंगे, तो समय इतना का इतना लगेगा जितना कि इसमें लगेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा याद रखना है, समय है वो का वही लगता है, समय में है वो कोई अंतर नहीं आता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होता है 12 मिनट। 12 मिनट है वो समय लगेगा, 12 मिनट है वो इसमें समय लगेगा। अगला प्रश्न है, एक विक्रेता अपनी वस्तु को है अपनी लागत मूल्य से वो 20% अधिक अंकित करता है और उसके बाद में है वो 5% की छूट देता है, तो लाभ बताना है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ होता है तो आपको मानना है कि माना उसकी जो लागत मूल्य है वो है 100, इसके बाद में वो 20 रुपए है प्रतिशत अधिक अंकित करता है, यानी अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है वो कितना होगा 120 रुपए होगा। अब इस अंकित मूल्य पर वो 5% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर कितना छूट देता है 5%। अब तो इसका जो हम 5% ज्ञात करेंगे ये हो जाएगा 1 भाग जाएगा, 5 का भाग इसमें 20 भाग जाएगा, उससे 2 कैंसिल करेंगे और 12 से 2 को काटेंगे तो कितना आएगा 6। तो यानी कितनी छूट दे रहा है 6 रुपए की है वो 5% की छूट देता है, अंकित करता है उसके बाद में 5% की छूट देता है। तो यानी ये कितना हो जाएगा, मुख्य मूल्य तो कितना है 120 रुपए है, 6 रुपए की छूट देता है यानी 120 माइनस 6 यानी कितना हो जाएगा 114। अब उसको लाभ कितना हुआ, लागत मूल्य कितने थे 100 और बेची कितने में है 114 में, तो यानी कितना लाभ हुआ 14% का लाभ हुआ। और यहाँ पर 14% अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसका उत्तर होगा डी। इसका जो सही उत्तर होगा वो 14% उसका लाभ होगा। तो ये इस प्रकार के प्रश्न में वो लागत मूल्य आपको मानना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या चिन्ह। अब इसमें भी बोर्डमास का नियम लगेगा। बोर्डमास का नियम कैसे लगेगा, तो सबसे पहले तो होगा भाग, तो 7 + 7 और 7 को जब 7 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा
1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो यहां पर आएगा 1। क्या आएगा? 1। अब इसके बाद में गुणा को ऐसा कैसा लिखेंगे, फिर करेंगे गुणा, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा। 7 और 7 कितना हो जाएगा? 14। इसका जो सही उत्तर आएगा वो 14। ये याद रखना है, बोर्ड मास के नियम में हमेशा पहले तो भाग करना है, इसी क्रम में करना है, फिर गुणा करना है, फिर इसके बाद में जोड़ और बाकी करनी है। तो इस क्रम को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है वो है 97वां प्रश्न है, 97वां प्रश्न है। वो हमको ये इसमें फाइंड करना है, दिया हुआ है कि एक आयत का जो क्षेत्रफल है, एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो 252 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 252 दिया हुआ है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो हमारे पास में दिया हुआ है 9:7 अनुपात में दिया हुआ है। तो इसको हमका परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, हमको ध्यान है, लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना दिया हुआ है? 252 दिया हुआ है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7। तो इसका मतलब इसकी लंबाई है, एल का मान है 9x है, और बी का मान, चौड़ाई का मान है 7x है। अब दोनों का गुणा 9x गुणा 7x बराबर है 252। जब हम इसको सरल करेंगे तो 9 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 63, x स्क्वायर इक्वल टू 252। तो x स्क्वायर इक्वल टू 252/63। अब ये 7 से डिवाइड होगा, 7 में इसमें कितने बार जाएगा? 9 बार जाएगा, और इसमें 7 का भाग जाएगा, 7 या 21, फिर 4 और 2, फिर ये आ जाएगा 6 बार जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा? 36 में है वो 9 का 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब x का मान है वो 4 का वर्गमूल यानी 2, x का मान आ जाएगा 2। तो हमको इसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है परिमाप। अब x का मान 2 आया है तो यानी लंबाई का मान है 9 गुणा 2 यानी 18 आ जाएगा, और चौड़ाई का मान है 7 गुणा 2 यानी 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसको रखेंगे तो 2 ये हो जाएगा 18 प्लस 14 यानी 2 गुणा 18 और 14 कितना हो जाएगा? 22 और 32 कितना हो जाएगा? 32। तो कितना आ जाएगा? 64। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 64 सेंटीमीटर। तो ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा वो 64 सेंटीमीटर होगा। आगे हम प्रश्न है वो अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।